कि बहुत सारे नए कॉमेडियंस को ऐसा होता है कि मैं इस सीनियर कॉमिक को खुश कर दूं, और मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार तुम ऑडियंस को खुश करो, वो है तुम्हारे अन्नदाता कर्ता धर्ता सब वही है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तुम्हारे बिल नहीं भरने वाला, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि तूने खाना खाया क्या। सबसे बुरा टाइम यार, सबसे बुरा टाइम बहुत रिसेंटली आया था। सबसे बुरा टाइम आया था मेरे साथ 2022 में 4th of July I lost my mother. After 3 months also Zakir forced me to go on stage. He literally जैसे बैठे थे लाइक आप कल क्या कर, ऐसा कुछ नहीं, बोले आप मेरे साथ शो पे चल रहे हो और आप ओपन कर रहे हो। Do you get these existential questions, like professional existential questions, कि मैं जो ये जोक्स कर रहा हूँ या जिस तरह की कॉमेडी लिख रहा हूँ या जिस तरह का काम कर रहा हूँ, इसका क्या पर्पस है? मुझे ऐसा लगता है कि चलती हुई गाड़ी को नहीं छेड़ना चाहिए। फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज कि हंसाओ इनको, और मेरा ऐसा भी नहीं है कि कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक हंस रही है, आपका शो देखने आ रही है, तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। एक बचपन में सुना करते थे कि जो सबसे ज़्यादा हंसाता है, जो जोकर है या जो कॉमेडियन है, उसकी पर्सनल स्टोरीज उतनी ज़्यादा सैड होती है। इज दैट ट्रू? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ऐसा ही है। हर इंसान आपको जो बाहर से खुश लगता है, ज़रूरी नहीं वो अंदर से हो। आजकल जो हम इतना सुनते हैं डिप्रेशन का या मेंटल हेल्थ का, और लोगों को ऐसा होता है ना यार उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि वो ये कर लेगा, उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये चल रहा होगा। सो आई थिंक दैट्स विद एवरीबडी। जितनी बार स्कूल जाता हूँ, सारे टीचर्स को हमेशा ये होता है कि हमें लगता ही नहीं था कि यार हमारी क्लास हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ ये बच्चा ये कर लेगा। शुरू शुरू में जब वीडियोस आए तो हमने चेक किया कि ये हमारे वाला निशांत है क्या, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। हमारा इतना बड़ा देश है, ओलंपिक मेडल आते हैं 2, 2.5, पौने 3, ये कैसे मेडल हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया इतना चुंगू सा देश है, इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। 1/5 of the world population is who we are. 2 घंटे का स्कूल हो, और रोज भेजना चाहिए वहाँ रोज पे। बच्चा जाए, जिसमें उसका शुरू में देखो कि इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसका स्पोर्ट्स में है, इसका इसमें आर्ट में किस चीज़ में, और वो 2 घंटे डेली उसमें, फिर धीरे धीरे आप उसको मोल्ड करो। मैं कभी कभी ऐसे ही खुद से बैठ के ना, ये अ पार्ट ऑफ मी बिकम्स अ थेरेपिस्ट, a part of me becomes the patient or the someone who's taking the therapy. तो ऐसे बैठ के बात करते हैं कि यार ये कैसा था, अरे नहीं ठीक था, पक्का ठीक है तू, हाँ यार ठीक हूँ, मतलब चलता रहता है यार, मतलब होता रहता है यार। अंदर इतने टर्मोइल के थ्रू गुजरना उस वक्त पे, हाँ, और उसके बाद स्टेज पे जाके सबको हंसाना, ये 2 बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यही, और मैंने आई हैव लर्नड दिस इज लाइफ, यही है लाइफ। Hi everyone, welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. This is a podcast where we try to deep dive into conversations to understand the journey within. What is it? It's basically trying to understand our inner world, from where all the processing of my thoughts, emotions, experiences, people, situations happens. This inner world gives meanings to everything that I experience in my life. So this meaning, this translation, this processing is really important, because it sort of decides how I'm going to feel about a situation or people or whatever it is that I'm going through. So how can we give it a better meaning? How can we take this journey within to understand our inner self and ourselves better? And how can our perspective become more holistic from there? Those are the conversations that I like to deep dive into through the inspiring stories of my guest. And today I have with me a stand-up comedian and a really amazing human being, Nishant Tawar. आपने जो एक सांस में इतनी सारी इंग्लिश बोली है, उसके लिए पहले मैं इतना, मुझसे तो मुझे सुनने में ऐसा लग गया कि अरे धीरे धीरे स्टार मूवीज HBO चल गया अचानक से। ओ भाई साहब, तभी मुझे लग रहा है सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हमारे, वो पहले 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। ये तो अरे ये तो बाहर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात हो रही है। आई नो राइट। आप एक सेकंड, एक लाइन में फिर से अपना पॉडकास्ट हिंदी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, एक लाइन में। मेरे पॉडकास्ट का नाम है द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने इनर वर्ल्ड को समझने की, द जर्नी विद इन लेने की, मतलब कैसे बोलेंगे इसको। हो गया सब्सक्राइब दोस्तों, इसी बातों पे लाइक शेयर सब्सक्राइब। फेल्ड मिजरेबली। शोभा जी ने इतना एफर्ट लेके जो हिंदी में अपना एकदम ऑन पॉइंट इम्प्रॉम्प्टू इंट्रोडक्शन किया है, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। आई नो निश, बट यू आल्सो स्टार्टेड कॉमेडी इन इंग्लिश। एब्सोल्युटली, नो, यस। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि हिंदी में शिफ्ट? एग्जैक्टली सेम सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे थे कि यार लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये दिखने में इंडिया दिख रहा है, सुनने में क्यों इंग्लिश में, हम क्यों इंग्लिश जोक पे हंसे, हमें इंग्लिश जोक पे हंसना तो बाहर के देख लेंगे।
सो वन ऑफ द रीजंस वाज दैट, एंड वन वाज कि यार मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्हें इतना मेरा, और मेरी मम्मी सारे वीडियो देखती थी मेरे, सारा स्टैंड देखी थी, और उनको समझ में नहीं आता था। तो मुझे एक बार लगा किसी मम्मी के लिए एक बार हिंदी में करके देखते हैं इन जनरल, ऐसे ही मैंने सोचा भी नहीं था। और वो पहला हिंदी में किया मैंने स्टैंड अप, और वो वायरल हो गया, लाइक वो फट गया। और तब मैं बोला ऐसे, तभी से मैंने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज से हिंदी में ही हम, हाँ, हास्य कलाकार है, अब हम कॉमेडियन से, अब हम हिंदी में ही करेंगे। हास्य, व्हाट इज कॉमेडियन इन हास्य कलाकार, नो नॉट कलाकार, कॉमेडियन एज अ कैटेगरी इज व्हाट? जैसे पोएट है तो कवि, और स्टोरी टेलर है तो कथाकार, जैसे कॉमेडियन क्या? हास्य कलाकार। आई थिंक देयर इज अनदर वर्ड फॉर नो नहीं, जैसे स्टोरी टेलर का कला वो कैसे हुआ, कथाकार कैसे हुआ, कार, कथा करने वाला, से हास्य कलाकार, ओके, स्टैंड अप आर्टिस्ट। ओके। या निशांत, जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको हिंदी भी सिखाएंगे, क ख ग घ भी होगा। मुझे तो जरूर सिखा दो एक्चुअली। नहीं, एक्चुअली माय हिंदी इज़ वेरी फाइन जब लैंग्वेज में बोलूँ, लेकिन ऐसे एकदम से ऑन द स्पॉट पता नहीं कुछ हो जाता है, इंट्रोडक्शन में स्पेशली कुछ हो जाता है, पता नहीं, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। लेकिन यार माँ कितनी कमाल की एक हमारी लाइफ में, मतलब सब कुछ ही होती है, एंटिटी तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड ये माँ ही कर सकती है कि आपके चाहे उनको एक लाइन ना समझ आए वीडियो की, और 2.5 घंटे का वीडियो देख रही है बैठ के, पूरा, और रोज कर रही है वो काम। हाँ। ये मेरी माँ आज भी करती है, मतलब शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल, बट शी वुड वॉच इट। और आपको तो पता ही है मेरा क्या हाल है, ऑफ तो कोर्स फिर देखा मैंने। so she watches everything. I think only a mother can do these things. वो न्यूज़पेपर में ना उस टाइम वो आती थी, अभी तो न्यूज़पेपर में आना इज नोबडी बॉदर्स, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, कभी इसमें डेली टाइम्स में आना, कभी इसमें आना। तो मम्मी को वो कटिंग लेके भी ऐसे ही पढ़ना तो आता नहीं था, पर फोटो देख देख के खुश होती रहती थी। तो हाँ, वो तो ये तो माँ ही। मुझे भी याद है जब उस टाइम आई हैड आल्सो स्टार्टेड इन 2008, और उस टाइम कभी कभी हम कोई कॉलेज फेस्ट कर रहे होते थे या कुछ ऐसा कर रहे होते थे, या कोई कार का लॉन्च है कुछ कर लिया, तो उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती थी उन दिनों। हाँ। तो मम्मी वो जा जाके सबके घरों में, अरे देखो 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 गुड्डू न्यूज़पेपर में आई है, गुड्डू अरे न्यूज़पेपर में आई है। गुड्डू इन द हाउस, ये तो पता ही नहीं था। हमारी लाइफ में बहुत गुड्डू है। एक और Nish, from one important woman in your life to your vacation. You've been spamming us with your holiday pictures over the last 1 week. गिनती की 2.5 फोटो डाली थी मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान, इसका इंस्टाग्राम जाके देखो, ऐसे भर भर के ये योगा भी करती है, अगर आपको पता नहीं हो तो। ये अगर ऐसे बैठी, इसने ये किया तो उसकी भी फोटो है, उसके बाद ये किया उसकी भी फोटो है, ये किया उसकी भी फोटो है। मैंने एक फोटो डाल दी थी ऐसे बैठ के पूल साइड में, इनकी टांगे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। एक फोटो डाली थी, स्पैमिंग कर दी। यार मतलब टांगे तो मत डालो, क्या डालो? इंसान अकेला वेकेशन पे जहाँ अरे पे वो ऐसे अपनी बैठ टांगे के, ऐसे दिखा रहा ऐसे हो, इंसान उसका ऐसे मतलब लेटा वो हुआ अकेला है, नहीं गया है। इंसान ऐसे लेटा हुआ है, सामने स्विमिंग पूल है, और इंसान को अभी एफर्ट नहीं मारना कि कोई और ढूंढे, और इंसान को बस ऐसे ही पूल की फोटो डालनी है, टांगे जस्ट हैपन टू बी देयर। इंसान So only tange with a pool in the frame is an indicator of a person not being on a vacation alone. ये देखो, सबका अपना अपना होता है। ये मैं तो अपनी टांगों के ये साथ गया था, general है। मैं तो अपनी टांगों के साथ गया था। मुझे नहीं पता कि इनकी इंटरप्रिटेशन का क्या सीन है, ऐसा तो। पर मज़ा आया काफ़ी। बाय द वे, मैं अलीबाग गया था। नेचर में थे आप? हाँ, मैं कभी नहीं गया अलीबाग। इतना सुना है मैंने मूवीज़ में कि अलीबाग से आया है क्या, अलीबाग से आया है क्या, तो उसका रेफरेंस होता था कि जो अलीबाग से आया है वो थोड़ा ऐसा होता है, पता नहीं कुछ ऐसा रेफरेंस था, मुझे पता नहीं था, पर सुन इतना रखा था। और फिर अभी आजकल इंस्टाग्राम पे ये देखा कि मैंने सेलिब्रिटीज़ जो अलीबाग से जेटी में आके उतरते हैं, और वे तो मेरे को सिर्फ देखना था। तो अलीबाग नाइस एक्सपीरियंस, अगर आपको जाना हो दोस्तों। मतलब पैसा इज सॉर्टेड इन निशांत लाइफ नाउ, बिकॉज अलीबाग वही लोग जाते हैं जिनके बाग जो होते हैं ओरिजिनल वाले, वो पैसे से भरा रहता है। तो अगर गोवा नहीं जाना हो, आपको गोवा का टाइम नहीं है लाइफ में, तो गोवा, सस्ते गोवा की फील अगर आपको लेनी हो तो यहाँ से मस्त क्रूज शिप जाता है 1 घंटे का। सो यू पार्क योर कार इनसाइड दैट शिप, इट्स अ क्रूज, you drive till there, park your car inside it, it takes an hour to reach Alibag, then it opens, you drive out Wow. and you roam around in Alibag, do your thing, and same thing, Same day you come back in the same. मस्त एकदम, बहुत ही कूल चीज़ है। तो बहुत ही सही है अलीबाग टूरिज्म। हाँ, मतलब चाहे घूमो मत, सिर्फ ये टच करके आ जाओ, चलो, शिप में बैठ के घूम के आ जाओ। टूरिज्म को पूरा प्रमोट कर दिया हमने। सबसे कूल है और इजी है वहाँ पे जाना, सस्ता भी। सस्ता भी। सस्ता अलीबाग? अरे एज कम्पेयर टू, अच्छा, as compared to other places, yeah. So you've been into this scene for nearly 15 years now, right? And you have performed at various events, public shows, private shows, India, abroad. What is your favorite kind of place to perform at? तो जहाँ भी अब आपको ऑडियंस आपको देखने आती है, क्योंकि स्टार्टअप में शुरू में जब स्टैंड अप स्टार्ट किया था
तो ऑडियंस आपको देखने ही नहीं आती थी। ऑडियंस रैंडमली आई हुई है किसी और चीज़ के लिए, और अचानक से आप ऐसे धप्पा करते थे कि यहाँ तो स्टैंड अप का इवेंट है। वहाँ से लेकर जब आपके वीडियोस वायरल हो गए, लोग आपकी टिकट लेकर आपको देखने आने लगे, आई थिंक वो जहाँ भी होता है, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, गाँव में, कस्बे में, कोई अपने घर से नहा धो के तैयार होके 1 हफ्ता, महीना, 10 दिन से पहले से प्लान करके कि उस दिन शाम को मैं इसका शो देखने जाऊँगा, वो जब घर से निकलता है, 2-4 दोस्तों को लेकर निकलता है, वो आई थिंक वो ऑडियंस इतनी प्यारी है, वो एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है कि ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि वो आपको देखने आए हैं, एंड व्हाटएवर दे गेट इज़ अ बोनस। मतलब हम लोग नंबर से कितना ऑब्सेस्ड होते हैं, 300 सीटर, 1000 सीटर, ये ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरियम, बट आप सोचिए कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वक्त आपके लिए प्लान किया और आपको दे दिया और उसके पैसे भी भरे, मतलब कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और ये सब लोगों के साथ नहीं होता है, तो आई थिंक वन शुड ऑलवेज हैव इट इन देयर कॉन्शियसनेस टू बी ग्रेटफुल या दिस इज आई फील ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, क्योंकि हमने तो बिफोर देख रखा है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पहले शो से ही लोग आ गए थे और पागल हो गए थे कि आते ही तुम्हें ऐसे वेलकम अपलॉज, ये पहले दिन सब हमने तो सारे कर रखे हैं ना, जहाँ पे लोग ऐसे ऑडियंस हो रहे कि भाई साहब हम तो बर्थडे मनाने आए थे, ये चुटकुले सुनाने कौन आ गया। तो वो हमने तो वो दिन बहुत देख रखे हैं। तो इसलिए या आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एट ऑल, आई डोंट थिंक आई एवर विल। तो बड़ी मुश्किल से आई है दिन। Nish, being a comedian, you are also exposing yourself to the audiences every time, and there's some sort of validation that you're seeking. क्योंकि कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसको तालियां नहीं चाहिए, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसको फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें, तो वैलिडेशन आपके सिस्टम का इतना इंटेग्रल पार्ट बन जाता है दैट आप हर चीज़ में उसे सीख करने लगते हो। और मुझे बहुत ट्रूली ये लगता है दैट वैलिडेशन इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन फील एंड नीड इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ एंड दूसरे एरियाज पे आप को नहीं चाहिए। मुझे लगता है then it becomes a part of you, who you are. So you become a person who is seeking validation, I guess, all the time. So how do you deal with it? Does it happen to you, or have you figured out a way to compartmentalize it for yourself? Or सो आई टेक इट फ्रॉम स्टार्टिंग, जो आपने सारे स्टार्टिंग में जो सेंटेंस बोला कि एज अ कमेडियन और एज एन आर्टिस्ट यू सीक वैलिडेशन, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ कमेडियन और आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स एवरीबडी। सबको वैलिडेशन चाहिए। सम ऑफ अस आर लकी इनफ टू गेट इट, सम ऑफ अस आर नॉट। So the life I had before being a stand-up comedian was the life जो अभी दूसरों की आज भी होगी अगर, पर वैलिडेशन तो तब भी चाहिए था। जॉब में भी चाहिए होता है वैलिडेशन। आप स्कूल जाते हो आपको वहाँ भी वैलिडेशन चाहिए होता है, कभी टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, वैलिडेशन तो आपको चाहिए होता है हमेशा। मेरे ख्याल से मैं तो आया ही, या ज़्यादातर लोग आते ही किसी भी आर्ट फील्ड में कि यार वैलिडेशन चाहिए हमें। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाता है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मतलब यू कैन सी योर सक्सेस एंड योर फेलियर जस्ट लाइक दैट, you know, and it's a competitive world and it's a cutthroat competition in the world that you are in, right? और वो हर जगह पे है, लेकिन हर जगह इतना इन द फेस नहीं है। हर किसी की सैलरी की एक्सेल शीट्स फ्लोट नहीं हो रही है, यू नो, एनुअल ग्रोथ नहीं फ्लोट हो रही है, या जो भी उनकी डिटेल्स नहीं आ रही, बट आपका सब कुछ पता चल जाता है। पर वो उसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि जिनकी एक्सेल शीट फ्लोट नहीं हो रही है, वो सब नहीं हो रहा, उनको ऐसा भी नहीं ना, हमें दिन में 1-2 घंटा काम करना पड़ता है। लोग ट्रैवल प्लान करते कि यार हमें ना कभी कोची जाने को मिल जाए, यार गोवा नहीं गया हूँ मैं आज तक। हमारा ऐसा होता है कि हमारा हो गया है, हम जा के थक गए हैं। तो उसका वो भी है, हमें क्या लिटरली 1-1.5 घंटा स्टेज पे जाना होता है। बाकी का दिन आप अपने आप कैसे प्लान करते हो अपने लिए, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो 12 घंटे भी काम कर सकते हो, आप चाहो तो 2 घंटे भी काम कर सकते हो, आप नया मटेरियल इतना भी लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, वो सब आपके ऊपर है। सो द फ्रीडम यू गेट अलॉन्ग विद डूइंग दिस, आई थिंक वो फ्रीडम का ही मेन। बट हाउ डू यू डील विद वैलिडेशन? हैज इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी वेयर कभी किसी रूम में जाने से पहले या कहीं पे भी आपको लगता है कि यार मेरी तो ये लेवल मैंने लाइफ में अचीव कर लिया है, दिस इज मी, एंड इफ इट डजंट गेट वैलिडेटेड इट्स लाइक एन अटैक ऑन योर सेल्फ एस्टीम समवेयर सबकॉन्शियसली? तो वो इनसिक्योरिटी तो है नहीं जो पहले जैसी थी। यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, आपने प्रूव दुनिया को भी कर दिया, अपने आप को भी कर दिया कि आप फनी हो या जो भी हो। तो मोरलेस तो आप जहाँ जाते हो कोई ना कोई आपको पहचान ही जाता है, कोई ना कोई वो ही जाता है, वो वैलिडेशन मिल ही जाती है। कई बार नहीं मिलने में भी अच्छा लगता है, कई बार क्योंकि आपको इतनी अब आदत हो गई कि जहाँ जानते हो कोई ना कोई पहचान लेता है, कि अब कभी कभी कोई नहीं पहचानता तो आपको एक मौका मिलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। शुरू से जो आप मिस करते हो, तो मैं बहुत मज़े लेता हूँ। मैं जैसे मुझे कोई नहीं जानता ना और उससे पूछता है कि अच्छा बाय द वे व्हाट डू यू डू, तो मैं बोल देता हूँ कि यार मैं ना एक्सेंचर में जॉब करता हूँ। फिर बोलते हैं कौन से, कहाँ पे? मैं बॉम्बे में। बोले कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ? बोला नहीं मैं एडमिन में हूँ। तो मैं ऐसे बहुत मज़े लेता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर मुझसे कोई मिलता है जिसको ज़ीरो पता है मेरे बारे में, तो मुझे एक नया कैनवस मिल जाता है
एक कैरेक्टर बनाने का जो मैं खुद को बना देता हूँ. बट डू यू थिंक ओवर द इयर्स दीज इनसिक्योरिटीज हैव रिड्यूस्ड फॉर यू, या पहले ज़्यादा होती थी और अब थोड़ा सा बिकॉज यू हैव सीन सक्सेस, यू हैव सीन या कुछ गोल्स आपके होंगे वो पूरे हो गए हैं तो थोड़ा कम हो गई है? यू गेट यूज टू इट. आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि कम हुई है बढ़ी हैं, बट पहले इनसिक्योरिटीज़ जब थी और अब जो हैं वो बहुत अलग हैं. अब तो ऐसा कि अगर आपको रहना है, सर्वाइव करना है, compete करना है, सो देयर गोना बी अदर पीपल वट एवर यू डू इन लाइफ, है ना. इंडियन क्रिकेट टीम में भी 11 ही लोग खेल सकते हैं एक बार में. तो जिसने डबल सेंचुरी मारी है एक बार में वो भी बाहर बैठा हुआ है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है. तो हर एक का ऊपर नीचे बुरा टाइम अच्छा टाइम आएगा ही. हाँ, बट यू लर्न टू, मतलब इट डजंट बॉदर एट ऑल. सबसे बुरा टाइम आपने लाइफ में क्या देखा है, कौन सा देखा है और वहाँ से क्या सीखा है? सबसे बुरा टाइम यार, सबसे बुरा टाइम बहुत रिसेंटली आया था. सबसे बुरा टाइम आया था मेरे साथ 2022 में 4th of July. आई लॉस्ट माई मदर. दैट वाज, आई आई एम थिंक, सो सॉरी, आई डिडंट नो अबाउट. yeah, so I hit rock bottom. It's okay. That was the most. I hit rock bottom. I did not go on stage for 3 months. I was very fortunate to have some very good friends, that core circle around me. After 3 months also, Zakir forced me to go on stage. He literally जैसे बैठे थे, like आप कल क्या कर? I said कुछ नहीं. बोले आप मेरे साथ शो पे चल रहे हो और आप ओपन कर रहे हो. And that's how I went on stage after 3 months. एंड मेरे पैर काँप रहे थे जैसे, मतलब पहली बार जब मैं 2009 में स्टेज पे गाऊंगा तब भी नहीं. क्योंकि मतलब वो हालांकि वाली फीलिंग होती है ना, एक हाथ था सर पे, अब वो नहीं है. हाँ, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना मम्मी के साथ, तो कि जैसे मैं कहीं शूट के लिए निकलूंगा, शो के लिए निकलूंगा, कुछ भी करूंगा, मम्मी मंदिर में से एक कटोरी होती है मम्मी की, उसमें से मिश्री लेके मेरे मुँह में देती थी. आई एम टेकिंग अ फ्लाइट, आई एम ट्रैवलिंग, वट एवर इन लाइफ. तो जब मैं अगली बार, उसके बाद जब मैं गया और सुबह उठ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो आज वो मिश्री नहीं होने वाली है और पूरी ज़िंदगी भर नहीं होने वाली है, एंड यू हैव टू जस्ट लिव विद इट. तो वो बहुत ख़राब थे. हाँ, तो आई स्टिल क्राई अलॉट एवरी टाइम आई थिंक ऑफ हर. हो जाता है. 2 दिन पहले हुआ था, अलीबाग में रात को हुआ था. मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाल दी थी कि कभी कभी आप मूव ऑन नहीं, किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर सकते, एंड लूजिंग अ मदर फॉर मी वाज वन ऑफ दोज थिंग्स. बट हाँ, बट इन दैट ऑल्सो स्टैंड अप माई ऑडियंस हैज हेल्प मी अलॉट. मैं उनको हंसाता हूँ तो आई फील बेटर. लाइक आई वेंट ऑन स्टेज, जब मैंने 3 महीने बाद शो करना शुरू किया, then I just did not take a off day. I was just kept going on stage. और उनको हंसा के मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी खुश हो रही है, कहीं उनकी छाती कहीं चौड़ी हो रही है अभी भी, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ. तो that was. लेकिन अंदर इतने टर्मोइल के थ्रू गुजरना उस वक्त पे, हाँ, और उसके बाद स्टेज पे जाके सबको हंसाना, ये दो बिल्कुल ही अलग दुनिया है ना. यही. और मैंने आई हैव लर्न दिस इज लाइफ. यही है लाइफ. अगर लाइफ को ये हमेशा सिंपलीफाई मैंने करके देखे तो सुना शायद था यही है. कि ऐसे 2 इमोशन, इतने एक्सट्रीम इमोशन कैसे हो सकते हैं. साथ साथ कैसे चल सकते हैं. हाँ, पर होता है. मैं शो ख़त्म करके वापस होटल में आके मैं अकेला बैठ के रोता हूँ. देयर आर टाइम्स, पर मैं स्टेज पे जाता हूँ और मैं हंसाता हूँ और मैं अपना पूरा जोर लगा के देना इन दैट जोन. बट वो है अभी भी. एक बचपन में सुना करते थे कि जो सबसे ज़्यादा हंसाता है, जो जोकर है या जो कॉमेडियन है, उसकी पर्सनल स्टोरीज उतनी ज़्यादा सैड होती है. इज दैट ट्रू? अगेन, मतलब इसको फैंटेसाइज करने में तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ. पर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ऐसा ही है. हर इंसान, आपको जो बाहर से खुश लगता है ज़रूरी नहीं वो अंदर से हो. आजकल जो हम इतना सुनते हैं डिप्रेशन का या मेंटल हेल्थ का, और लोगों को ऐसा होता है ना, यार उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि वो ये कर लेगा, उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये चल रहा होगा. सो आई थिंक दैट्स विद एवरीबडी. वी से दैट कॉमेडी इन ट्रेजेडी एंड स्टफ लाइक दैट, पर वो सबके साथ है. बाहर से नहीं पता चलता क्योंकि इंसान या तो सबके सामने कैसे खुल जाए कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, कैसे सबके सामने बोल दे. बट निश, अगर ऐसा हो कि आप सबके सामने खुल जाएं और आप वल्नरेबिलिटी को इतना कॉमन बना दे कि हर कोई उससे प्रैक्टिस करने लगे, तो क्या दुनिया ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो जाएगी? बहुत बड़ा चांस है जो आप ले रहे हो. अगर मैं आप ऐसी ऐसे, कोशिश कर रही हूँ इस पॉडकास्ट आप अगर इतना खुल गए और वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इससे जो रेसिप्रोकेट होगा वो नहीं हुआ, तो फिर क्या, देन व्हाट? तो क्या हो गया? तो आपने तो अपने गार्ड्स डाउन कर दिए ना. तो हो गए वही तो, फिर तो आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गार्ड्स डाउन करने से हमें इतना डर क्यों लगता है? नहीं तो आप जनरली, आप जो बात मेरे से शेयर करोगे वो आप किसी और से नहीं करोगे. आपका जो क्लोज ग्रुप है आप उनके साथ ही करोगे ना. कुछ चीज़ें आप सबके साथ नहीं करोगे. आपकी वो, लेकिन मैंने ना अपने अराउंड ये गार्ड्स आप और ये वॉल बनाने से एक चीज़ सीखी है. दिस वॉल मे बी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ पोटेंशियल डेंजर, अगर बाहर आपके वो कभी एग्जिस्ट करता है या है,
लेकिन ये वॉल ना आपको सारी ब्लेसिंग से भी शील्ड कर देती है, मतलब वो अच्छी दोस्तियां जो आप कर सकते थे, it's not a conscious thing that you do, it's very वेरी subconscious. सबकॉन्शियस, ऑफ Yeah. कोर्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट अगर हम कॉन्शियसली उस वॉल को टियर डाउन करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस वॉल आल्सो सील्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दोस आर कमिंग योर वे, ये सिर्फ Absolutely. नेगेटिव्स को आउट नहीं रखती है। सो जैसे मेरा जो मैंने बताया कि व्हेन आई हिट रॉक बॉटम, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. मैं जिंदगी में इतना रोया ही नहीं हूँ किसी के सामने. कभी स्टेज शो मैं करते हुए हैव यू पूरे- क्राइड ऑन द स्टेज? नहीं, आई फेल्ट बट नो. So I haven't started talking about my mom on stage. I'm very sure the moment I do it, I'll have tears in my eyes. It will happen. I know that. पर ऐसे कि मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में हर जगह आई वॉज द गो टू पर्सन. तो मैंने हमेशा लोगों की हेल्प की. पीपल हैव ऑलवेज अप्रोच्ड मी फॉर थिंग्स. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन मम्मी का थिंग हैपेंड दैट आई वॉज ओपन एंड आई हैव क्राइड विद इन फ्रंट ऑफ रैंडम पीपल. क्योंकि मुझसे उसमें मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है वो. अगर मम्मी के बारे में बात करना शुरू करोगे और वो हो जाएगा तो आई विल ब्रेक डाउन. दैट विल हैपन. किसी ऐसे इंसान के सामने आपने रोया जिसके सामने शायद ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था कि निशान कैन बी सो वल्नरेबल? निशान, हाँ, वही तो बोला, रैंडम पीपल. हॉस्पिटल में नर्स है जो मेरे को इतना पर्सनली जानती भी नहीं है, बस उसको पता है कि इसकी मदर है एंड दिस इज व्हाट इज हैज हैपेंड. तो या उनके सामने मैंने देखा भी नहीं कौन है सामने ऑनेस्टली, कि वो फिर वो एक अलग ही जोन होता है. मैंने लाइफ में ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया पहले, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था. तो इट जस्ट हैपेंस. मतलब फॉर मी हर कोई अपने अपने लेवल पे एक मास्क पहन के, एक स्माइल प्लास्टर करके जा ही रहा है. अपनी नौकरियां करने भी लोग जा रहे हैं रोज, एब्सोल्युटली. अपनी जिंदगी में कहीं भी लोग रोज जा रहे हैं ना. बिल्कुल. बट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है वो कैपेसिटी एक इमोशन को बहुत ज़्यादा डेप्थ में फील करने की, उसको वो शब्द भी दे पाने की, और वो टाइम भी, यू नो, आप दिन में 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो ना किसी चीज़ से, है ना. वो वक्त आपके पास होना कि जहाँ बिल्कुल ही आप रॉक बॉटम को नीचे से ही सफाई कर रहे हो. और डिफरेंस है कि अगर जैसे मुझे 8-9 घंटे की नौकरी करनी पड़ी होती तो मैं कहीं बैठ के बस मशीन चला रहा होता, लैपटॉप पे बैठा होता, वो कर रहा होता. इसमें बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे इमोशन डायरेक्टली मैं इमोशन शेयर कर रहा हूँ, मैं वो इमोशन उनमें जगा रहा हूँ, मैं उन्हें हंसा रहा हूँ. और यहाँ पे जो अंदर है वो कहीं कोने में हल्का सा दूसरा इमोशन है. और कहीं ना कहीं आपका पूरा करियर इज बिल्ट ऑन ओवर एनालाइजिंग, डाइसेक्टिंग ऑल दोज इमोशंस ना. हाँ. उसी पे तो आपने करी, तो उसकी आपने इतनी स्टडी भी की हुई है इन डेप्थ, आप उसमें इन एंड आउट रहते हो. क्योंकि मुझे लगता है कोई इंसान, मैं नहीं कह रही हूँ इट्स ईजियर फॉर अदर्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट फॉर देम टू have an emotion triggered in them, could be watching a movie, a scene and all of that. Those scenes you're every day creating for your comedy script, for your private event, public event, whatever. तो आप उस इमोशंस को उतने बाहर में भी जी रहे हो ना. हाँ. सो मुझे लगता है वो बहुत, ये दो वर्ल्ड जो होते हैं ना, ये बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं किसी टाइम इससे नेविगेट करना. बट मोर पावर टू यू निशांत. थैंक यू. मतलब मुझे ऑनेस्टली जितना मुश्किल लगा था उतना अब नहीं है. नाउ इट्स स्मूथ. नाउ ऑल्सो व्हेन सो मेनी पीपल आर लाफिंग, यू डू नॉट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. यार तुम कोई अकेले थोड़ी इंसान हो सकता है वन ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, समबडी एल्स, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा हो. तो वो इतने सारे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग मूड्स से, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, पता नहीं क्या करके आए आपके पास हंसने के लिए. कोई इंसान अगर हंसने के लिए पैसे दे के आ रहा है तो वो हंसना चाहता है ना. वो सच में, मतलब वो उसको हंसना है, वो इसलिए इतनी एफर्ट लेके आ रहा है. वरना एफर्ट है ना ये. यार मूवी देखने भी आप सोच के यार मैं इसकी ही मूवी देखने जाऊंगा या जाऊंगी, या ये होगा तो ही 10 लोगों से पूछ के हम यार मूवी जाने लायक है ना पक्का, वरना OTT पे आएगी तब देख लेंगे अपन. तो ये एफर्ट मार के अगर कोई आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल. नाउ आई फील रिस्पॉन्सिबल. होता है ना वो ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन है, कि आई रियली फील कि इट्स अ पावर टू बी एबल टू मेक पीपल लाफ. इट्स अ पावर, दैट्स व्हाई नॉट एवरीबडी हैज़ इट. मतलब जोक समझ में सबको आ जाते हैं पर वो बोल क्यों नहीं पा रहे, वो हंसा क्यों नहीं पा रहे. सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमारा सेम ही है ना. अगर आपको मेरा जोक समझ में आ रहा है तो आप वो समझते हो जो मैं बोल रहा हूँ, पर वो क्रिएट नहीं कर पा रहे जिससे आप हंसा सको. तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है पावर एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट इट. तो जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मुझे वो भी मिलता है कि यार मैं हंसा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे हंसना होता है तो इतना आसान नहीं होता किसी को हंसाना. तो एफर्ट लगता है. तो मुझे अच्छा लगता है कि यार इतने रैंडम लोग आ रहे हैं, मुझे किसी का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, एनी स्टैंड अप आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर. तो वो एक अलग, इट गिव्स यू, एंड इट्स मोर देन वैलिडेशन, इट्स समथिंग अबाउट विद इन, यू नो, कि यार कुछ तो सही कर रहा है लाइफ. अंदर कोई ना कोई तार तो वो चीज छेड़ती है. हाँ. वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप वो फीलिंग. वो बहुत ही अलग चीज होती है. तो निश, कोई एक ऐसा लाइफ लेसन जो आपने अपने इतने सालों के करियर में सीखा हो, कॉमेडी ने जो आपको सिखाया हो, कहते हैं ना जिंदगी का पार्ट. हाँ. तो वही अप्स एंड डाउन्स. जैसे ऐसा आपको लगता है ना कि यार एक बार हो गया तो हो गया.
कॉमेडी में आपको नहीं पता, जैसे मैं वीडियोस का एग्जांपल देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके अपना एक वीडियो आपने डाला वायरल हो गया, नेक्स्ट डाला वो भी वायरल हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपका तीसरा वायरल हो सकता है तीसरा ड्रॉप हो जाए। सेम जैसे मूवीज़ में होता है, एवरी एक्टर्स करियर इज हिज और हर लेटेस्ट मूवी, है ना। आमिर खान से बढ़िया मुझे कोई ऐसा बंदा लगता नहीं काम के मामले में जो प्रोफेशनल हो, परफेक्शन के मामले में। बट उस एक मूवी खराब आते ही अलग यार अगली आते यार क्या दंगल क्या बनाई है, तारे के ज़मीन पे क्या बनाई है, ऑल ऑफ दैट। सो सेम वे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। आई थिंक दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। और वो मैंने सीखा है कि ऐसा नहीं कि अब तो हो गया, अब तो ये, अब तो नहीं, जब तक जिंदा हो तब तक चलता रहेगा, जब तक तुम हो गेम में तब तक तो ये चलता रहेगा। तुम संन्यास वन्यास ले लिया तभी खत्म हो गया। I think that is one powerful lesson that being in showbiz teaches you. या है ना। और अदरवाइज ऑल्सो लाइफ आपको In बहुत life, सारे yeah. मौके देती है इस तरह के लेसन्स को सीखने की। निश, एट दिस पॉइंट इन योर करियर डू यू गेट दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, लाइक प्रोफेशनल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, वो एक अलग है, वो लाइफ में एक अलग है, लेकिन प्रोफेशन में कि मैं जो ये जोक्स कर रहा हूँ या जिस तरह की कॉमेडी लिख रहा हूँ या जिस तरह का काम कर रहा हूँ, इसका क्या पर्पज़ है, क्या कोई मिशन है। बिकॉज आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड आउट तो 2-3 ही मकसद होते हैं, अच्छे जोक्स लिखना, हंसाना, अच्छे शो करना, फेम, पैसा, है ना। 4-5 बड़े सिंपल गोल्स होते हैं। जब आप 10-12-15 साल उसमें बिता देते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आने लगते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। डज इट हैपन विद यू आल्सो नाउ? और हाँ ऐसा हुआ है, पर मैंने उसको बहुत तरीके से कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलती हुई गाड़ी को नहीं छेड़ना चाहिए। और स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे पर्सनल, वेरी पर्सनल ओपिनियन, मेन मकसद होता है लोगों को हंसाना। एवरीथिंग एल्स इज बोनस। आपको मैसेज देना है, आपको लोगों की लाइफ चेंज करनी है, आपको ओपिनियन देना है, वो सब सेकेंडरी है। कॉमेडी में लोग हंसने आते हैं, मेन बात मुझे ऐसा लगता है कि वो आते हैं अपना वो भुलाने की, यार हमें 1-1.5 घंटा हंसा दे, हमारा स्ट्रेस कम हो जाए लाइफ में। कॉमेडी आल्सो हैज अ पावर टू बिल्ड ओपिनियंस ना, एंड ट्रांसफॉर्म ओपिनियंस। एब्सोल्युटली, बट फॉर मी एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज कि हंसाओ इनको, मेरा वो मेन। मतलब मैं चाहे तो मैं वोक बनाऊं ना बनाऊं, बट पहले हंसा दो, पहले मेरे को है। मेरा वो है कि वो है। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक हंस रही है, आपका शो देखने आ रही है, तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आप चाहे किसी भी बारे में बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में जो कर रहे हो, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज कॉमेडी इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपको अगर 100 लोग, 15 लोग, 20 लोग देखने आ रहे हैं, आप उन 20 लोगों के लिए करो। आप अपने उसके लिए, कलीग के लिए, किसी ये सीनियर कॉमेडियन और वो और ये और सीन क्या सोचेगा मेरे बारे में, आपको देखने तो वही आ रहे हैं ना। आपको कॉमेडियन बना कौन रहा है? वो लोग ना। सिर्फ स्टेज पे अकेला इंसान खड़ा हुआ थोड़ी कॉमेडियन होता है, लोग हंसते तब वो बनता कॉमेडियन। तो आपकी अगर ऑडियंस है और वो आ रही है, वो हंस रही है, वो आपको वेलकम कर रही है, तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हेलीकॉप्टर शॉट से भी अगर छक्का जा रहा है तो छक्का है, और अगर ऐसे टाइम करके बाय द बुक फ्रंट फुट पे आके भी छक्का, रन बनने चाहिए, चाहे आप कैसे भी बना रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में ना बहुत ऐसे रोमांटिसाइज करते हैं कि जो स्ट्रेट ड्राइव टाइमिंग ना, यही चौका है, जो उसने पंच करके जोर से मारा ना जंगलियों की तरह, वो थोड़ी चौका। अरे भाई, स्कोर बोर्ड पे तो 4 रन आए ना, मैच तो जिताया ना उसने भी। तो अगर ऐसे ही अगर हंस रहे हैं लोग तो हंस रहे हैं, फिर वो कोई उसमें वो नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है। एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, क्या मतलब, डू यू बिलीव इन इट? दिस इज नॉट इवन लव एंड वॉर, दिस इज अबाउट मेकिंग पीपल लाफ। आई एम जस्ट जनरली सेइंग दैट वो कहता है ना सब कुछ फेयर है। डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, वो अगर मैं बोलूँगा कि अच्छा आप लोगों के जोक चुरा के हंसा दो, देन आई वुड से कि वो मत करो। बट जो भी आपका है, आप अपने आप को चेंज मत करो, या किसी और, मेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए कॉमेडियंस को ऐसा होता है कि मैं इस सीनियर कॉमिक को खुश कर दूँ। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार तुम ऑडियंस को खुश करो, वो है तुम्हारे अन्नदाता, करता धरता सब वही है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तुम्हारे बिल नहीं भरने वाला, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि तूने खाना खाया क्या। ये ऑडियंस आएगी, ये आएगी, तो तेरा सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना। अगर तू ये हंसा रहा अपने आप, सबको तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि। निशांत, आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया अपने सेट में, अपनी कॉमेडी में, जो बिल्कुल ही मतलब फ्लॉप हो गया हो, जो लगा हो कि बहुत बार, ये तो बहुत सही है लेकिन ऑडियंस को बिल्कुल समझ में ना आया हो? बहुत बार। मेरे को इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि ना, अब जब एज अ कॉमेडियन कोई थॉट आता है आपके दिमाग में और आप कन्विंस हो जाते हैं, भाई साहब क्या ही थॉट आया, ये तो यार मुझे ये बहुत लगता है, ये तो मतलब मैं आज जाके ऐसा किल करूंगा, ओ हो, ये तो लेजेंडरी थॉट है यार, इसके बाद तो रिटायर हो जाऊंगा। ऐसे से थॉट लेके आप जाते हो स्टेज पे, आप जो बोलते हो, ऑडियंस ऐसे बैठी होती है, पंच अभी आएगा क्या, तेरे को भी नहीं, तेरे को ही नहीं, किसी को नहीं ऐसा, तो इसको
फिर आपको लगता है अरे मैं दिमाग में तो इतना फनी था ये। और शुरू में तो बहुत होता था, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं था। अब आप खुद भी ऑडियंस बन जाते हो, जब आप कुछ लिखते हो, नया जोक आता है आपके दिमाग में, तो आप एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हो कि क्या ये ट्रांसलेट हो पा रहा है जैसा मैंने सोचा है। वरना ऐसे बहुत होता है, अभी भी कोई नया मटेरियल आप ट्राई करते हो पहली बार, तो 10 में से 5-6 बार ऑडियंस हंसेगी, 4 बार अभी भी नहीं हंसेगी, क्योंकि वो नया है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ उसमें एक्स्ट्रा बोल दिया जिसको आप चॉप करो तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कुछ वर्ड्स आप चेंज कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट बेटर हो जाएगा। तो अभी भी होता ही है। पर तो हम कॉमेडी में ना एक चीज़ है कि जब एक जोक आप लैंड करते हो और कोई नहीं हंसता, तो ओपन माइक्स में बहुत होता है, तो उसमें फिर कॉमेडियन दिस होता है, एनीवे मूविंग ऑन। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर दैट एज अ कॉमेडियन आपको बहुत मौका मिलता है अपने एक एक इमोशन को पूरा उधेड़ने का, जो भी आप फील कर रहे हो जिस भी सिचुएशन के बारे में, उसमें से फन, कॉमेडी, सैडनेस, क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ ऑफ लग रही है, ये सब स्टडी करने का। तो बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है ह्यूमन इमोशन की, क्योंकि आप वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हो, टैलेंट के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हो, राइट? तो जब आप इतना एक इमोशन को समझते हो, तो व्हाट इज़ योर जर्नी विद इन, लाइक आपका जो अंतर मन और इनर वर्ल्ड है वो कैसा है? मतलब हाउ सेल्फ अवेयर आर यू as a person, and are you able to apply that awareness into other areas in your life also? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी ऐसे ही खुद से बैठ के ना, a part of me becomes a therapist, a part of me becomes the patient or the someone who's taking the therapy. तो ऐसे बैठ के बात करते हैं कि यार ये कैसा था, अरे नहीं ठीक था, पक्का ठीक है तू, हाँ यार ठीक हूँ, मतलब चलता रहता है यार, मतलब होता रहता है यार। सो वो अंदर वो चलता रहता है, बिकॉज नाउ ऑल्सो वट एवर प्रोफेशन यू आर इन, यू हैव फिल्टर। आप जो भी लाइफ में करोगे, जैसे आपको योगा का बहुत शौक है, तो आप कहीं भी देखोगे तो आपका प्राइमरी फिल्टर क्या है लाइफ में, वो एक बिजनेस वूमन का है, एक MC का है, पॉडकास्टर का है, योगा का है, कोई एक होगा सबकॉन्शियसली। तो हमारा वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला कॉमेडियन का है, तो हमें कुछ भी दिखता है उसमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, वो फनी करेंगे कि इसमें फनी क्या है। कोई बिजनेसमैन होगा तो उसमें सबसे पहले वो धंधा देखेगा, ऐसे ही कोई फिटनेस फ्री कुछ और देखेगा, कोई कुछ और देखेगा। तो हमारा बाय डिफॉल्ट, मेरा तो सीधा फनी ही निकलता है, कोई भी सिचुएशन हो बाय डिफॉल्ट है वो, और वो सबकॉन्शियसली कहीं स्टोर हो जाएगा, और बाद में मैं सेट कर रहा हूँ, स्टेज पे होऊंगा तो कहीं या तो मुंह से निकल आएगा, या मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को तब याद आ जाएगा। इमोशंस के साथ बहुत ही फ्री फ्लो रखता हूँ मैं। आई डू नॉट इंटेंशनली सेट कि इसमें मेरे को ये इमोशन डालना है। तो जो ज़्यादातर कहानियाँ हैं वो या तो हो रखी हैं, कुछ नहीं तो मिनिमम 30% तो हो ही रखी हैं, उससे कम नहीं हुई हैं। तो इमोशंस के साथ हाँ ऐसा सीन है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंशनली वो नहीं करता, छेड़छाड़ भी नहीं करता। जैसा होता है, मैं जैसे बताया कि मेरा रोने का मन करता है, मैं रो देता हूँ, मैं रोकता नहीं। सेम वे मुझे हंसने का कभी ऐसा होगा, आपने देखा होगा मेरी हंसी ना आपको वहाँ तक सुनाई देगी, अगर मैं खुल के हंस रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे भी नहीं हंसूंगा कि यार ज़्यादा जोर से हंस दिया कि लोग क्या सोचेंगे, कॉन्शियस नहीं। सो गुस्सा मुझे सिर्फ ज़्यादातर रोड पे आता है, ये बहुत लोग कम लोगों को पता है। डू यू हैव एंगर इश्यूज वैसे? नहीं, वही बोला ना, पूरी लाइफ में मेरे साथ आपको लगा बहुत ही पेशेंट इंसान है यार, कि अगर शूट अगर 1 घंटा लेट हो गया तो मैं बैठा हूँ कि ठीक है यार इसमें क्या ही हो सकता है, सब समझ रहा हूँ मैं, सारी समझ है मुझे, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही A1 इंसान, एक्सेप्ट व्हेन आई एम ऑन स्टीयरिंग, व्हेन आई एम ड्राइविंग निकल आती है बाहर, मुझे नहीं पता क्या निकल के आता है। वो आपने देखा ना, वो एवेंजर्स में जैसे हल्क बनता है ना, वो ब्रूस बैनर से, वो मेरा वो ड्राइविंग के टाइम ऐसा मेरा, तो इसलिए आई डोंट वो। बट कभी-कभी ये नहीं लगता कि यार मैं खुद को क्यों इतना परेशान कर रही हूँ जिस सिचुएशन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? हाँ, नहीं वही बोला ना, इन लाइफ हर सब जगह वही है मेरा। मेरा ऐसा होता है कोई गलत काट के चला गया, कोई जबरदस्ती हॉर्न मारे जा रहा है, अरे अरे भाई उड़ के चला जा, क्या रेड लाइट पे खड़ा है, कैसे क्यों हॉर्न मार रहा है, रेड लाइट ग्रीन होगी तेरे हॉर्न से क्या सीन होने वाला है, मतलब वो तो मुझे वो सिविक सेंस का बहुत, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जब यहाँ पे मैं देखता हूँ ना कहीं पे भी रोड पे सिविक सेंस लोग नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा। बट निश, यू केम टू बॉम्बे सो मेनी इयर्स अगो, दिल्ली का जो भी सीन था, मुझे लगता है बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट्स जिन्होंने कुछ वक्त दिल्ली में बिताया बॉम्बे आ गए, फिर आप अकेले रहने लगे या कुछ फ्लैटमेट्स के साथ रहने लगे। सो डिड यू हैव योर बाउट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ऑल दिस वाइल? कई चीज़ें नहीं चल रही हैं, कई चीज़ में हसल और स्ट्रगल चालू है, तो फिर तो वो इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत साल नौकरी की है, तो नौकरी में मैंने सब देख रखा है कि नौकरी में सैलरी क्या आती है, नौकरी में बॉस क्या क्या कर सकता है आपके साथ, आपका वर्क एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ की कैसे बैंड बच सकती है, वो सब इतना था कि अब कॉमेडी में तो मुझे हर चीज़ बोनस लगती है।
अच्छा, कब समझ में आने लगा कि मेंटल हेल्थ की कैसे बैंड बच सकती है? वही नौकरी के टाइम ही, मतलब किस तरह से? कि अगर आपका बॉस आपका मजे लेने चाहे, कि बॉस ने बोला कि मैं छुट्टी आपने ले ली, बोला छुट्टी ले ली ठीक है, आपने फ्लाइट्स बुक कर दी, अपने अपने दोस्तों का प्लान बना लिया, सब कर लिया, अचानक से बॉस बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ईमेल की थी क्या तेरे को, डिड आई अप्रूव इट ऑन ईमेल? ऐसे नहीं सर, वर्बल हैज टू बी एन ईमेल ना, हाँ, सो यू हैव टू कम टू वर्क। मतलब ऐसे जानबूझ के अगर आपका बॉस आपकी जान ले सकता है, आपके मजाक भी नहीं कर रहा, अगर आपकी लाइफ में आप जहाँ भी जॉब करते हो आपको ढंग का बॉस मिल जाए ना, सैलरी में बता रहा हूँ 5-10-20 हज़ार के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि वो इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपको एक जगह ढंग की वर्क प्लेस मिल जाए, कलीग मिल जाए, ढंग के बॉस मिल जाए, ट्राई टू स्टिक अराउंड टिल द टाइम यू रियली डू नॉट हैव टू स्विच। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल। हमारे पॉडकास्ट पे आईएएस ऑफिसर आई थी ईरा सिंगल, शी वाज आल्सो सेइंग दैट अ गुड बॉस is any day the topmost priority than a good job or a better job or a better position or salary whatever. मैं 8 की जगह 12 घंटे काम कर लूंगा खुशी खुशी, अगर मुझे अच्छा बॉस, और मैं 10 की जगह 5 में काम कर लूंगा मनी वाइज, लेकिन that toxicity can really kill your creativity. मतलब आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करूं, सो माय मोस्ट डिफिकल्ट डेज वर बैक देन in the corporate. इतने साल से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, यू नो, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपके इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बट आई हैव नेवर बीन। But what scares you today? What scares me? I think the only thing I can think of right now is if I stop being funny. एक ही तो चीज़ आती है मुझे, और कुछ नहीं आता लाइफ में, मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना आता, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है यही आता है। तो अगर कल को मैं सो के उठूँ और अचानक से लोग मेरी बातों पे हंसना बंद कर दें, I think yeah, I'll be then I don't know कि what to do in life, कि मैं क्या ही करूँगा। What are the ways that you manage your fear with? फिर तो यार म्यूज़िक सुन लेता हूँ मैं, बिग टाइम इनटू म्यूज़िक। मुझे शुरू में तो मैं जब छोटा था ना, तो मुझे ये पता था कि मुझे 9 to 5 तो नहीं करनी नौकरी, क्योंकि पापा लोग को देख रखा था, मैंने आसपास सबको देख रखा, नौकरी, और फिर मैं टीवी में लोगों को देखता था, तो मुझे लगता है ये क्यों, ये जो यहाँ ये वहाँ क्यों नहीं हो सकते, वो ऐसा क्या अलग करते हैं। तो मुझे ये पता था कि मुझे फेमस होना है, अमीर का भी इतना नहीं था कि पैसे कमाने नहीं, मुझे बस फेमस होना है, कि चाहे वो वैलिडेशन को लेके ले लो, क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ने लिखने में ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं था, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे वो पोडियम पे जाते थे, टीचर्स उनको जानते थे, सब उनको पूछते थे, हेड गर्ल हेड बॉय हमेशा उसको बनाते जो पढ़ने में अच्छा होता था, लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से कभी नहीं बनाते थे इन जनरल। तो स्कूल टाइम पे टैलेंट ऐसा किसी का आता ही नहीं निकल के, है ना। अब जैसे मैं स्कूल मिलने जाता हूँ, नहीं है ना बेसिकली, वो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है ना, मतलब अगर क्राइटेरिया पढ़ाई बस और कुछ नहीं। तो अब वो चेंज हो रहा है अब मैं जितनी बार स्कूल जाता हूँ, सारे टीचर्स को हमेशा ये होता है कि हमें लगता ही नहीं था कि यार हमारी क्लास, हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ ये बच्चा ये कर लेगा। उसके बाद भी बहुत लोगों का ऐसा था कि यार हमें पता नहीं था कि वही है। हमने चेक किया शुरू में जब वीडियोस आए, तो हमने चेक किया कि हमारे वाला निशान है क्या। हाँ, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला, है ना। कभी स्कूल में इतने, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में से एक क्रिकेटर, एक हॉकी का प्लेयर, एक म्यूजिशियन, कॉमेडियन सब निकल सकते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें उस लेवल पे। निकलते हैं ना इवेंचुअली, जो लोग बनते हैं कहीं ना बैक इन द डे ना स्कूल वाले देते थे, एंड ऑनेस्टली ना घर वाले। घर वालों को भी थोड़ी पता था ऑल्टरनेट प्रोफेशन वही था, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर। ये सुन के 3 चीज हम पढ़े हुए हैं। आपने कौन सा कोर्स किया था? मैंने किया था कॉमर्स। किया नहीं था, करवाया गया था। 10th का जब रिजल्ट आया था, प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे, इतना क्लियरली आता है मुझे चाहिए थी साइंस। तो मुझे ऐसा लगा था मैं तो भाई साहब मार्स पे जाऊंगा, मुझे बनना है साइंटिस्ट, ऐसे वो वाला नासा वासा वाला, है ना। तो रिपोर्ट कार्ड देखी, मैडम ने ऐसे आकर पेपर सेंड किया कि ऐसी कॉमर्स क्या साइन करो। मैं बाबू मुझे तो साइंस चाहिए। बोले मार्क्स देखे तुम्हारे, तुम क्या कर लोगे साइंस में, साइन करो। ऐसे मुझे कॉमर्स बोले, और हाँ तुम्हें मिलेगी कॉमर्स, मैथ्स हटाओ, कॉमर्स विद हिंदी। मैथ्स भी नहीं थी, मैथ्स तो चाहिए भी नहीं थी मुझे तो साइंस चाहिए था वैसे, पर ऐसे करके मिला था कि चलो तुम कॉमर्स में हो। मतलब हाउ कैन मार्क्स डिसाइड, ये आपने मतलब मेंटली सामने वाले के दिमाग में बिठा दिया कि जिसके मार्क्स कम आते हैं वो बिजनेस कॉमर्स में जाता है, जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो साइंस में बेटर करेगा। ये कैसे डिसाइड किया आपने? मतलब मुझे समझ नहीं आता टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड का मार्क्स से क्या रिश्ता है देना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इतना, क्या ही बोलूँ मैं, इतना अब जाके होपफुली पता नहीं ठीक हो रहा है, बेटर हो रहा है।
अब बहुत लोगों साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। हाँ आई एम होपिंग कि कुछ चीज़ें नहीं आ रही है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे काफ़ी कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है, थोड़े अलग अलग तरह के कोर्सेज हो होनी रहे हैं, चाहिए। बट आई रियली होप ऐसा हो, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है पैरेलल स्कूल होना चाहिए। जैसे एक स्कूल तो सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर ही होता है ना, वैसे ही चाहे 2 घंटे का स्कूल हो और डेली, रोज भेजना चाहिए वहाँ रोज पे। बच्चा जाए, और जिसमें उसका शुरू में देखो कि इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसका स्पोर्ट्स में है, इसका इसमें आर्ट में, किस चीज़ में, और वो 2 घंटे डेली उसमें, फिर धीरे धीरे आप उसको मोल्ड करो, आप उसको। तो हमारा इतना बड़ा देश है, ओलंपिक मेडल आते हैं 2, 2.5, पौने 3, ये कैसे मेडल हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया इतना चुंगू सा देश है, इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। 1/5 of the world population is who we are. यार तो हम क्यों इतना हर चीज़ में पीछे, लोग इतने सारे हमारे पास। तो वही, तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा वो भी होना चाहिए। वो भी, और साथ में मुझे लगता है कुछ पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक स्कूल होना चाहिए जो आपको आप वही जिंदगी के मायने वही सिखाए। वही मैं बोल रहा हूँ, Yeah. आपको फेलियर से डील करना सिखाए, क्योंकि जीतने में तो आपको क्या ही सीखना है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर पर फेलियर से कैसे डील करना है, लाइफ में कैसे करना है, मैं बोला आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सिखाते स्कूल में? तो ऐसा 2 घंटे हो जो सिर्फ इन्हीं बातों में, जो स्कूल कभी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ में के जो बारे यूज में, होने वाले एग्जैक्टली। मुझे लगता है कोई रिजेक्शन के बारे में क्यों नहीं बात करता, सिखाता। कितना रिजेक्शन है लाइफ में, लव में है, नौकरी में है, हर एक चीज में रिजेक्शन है, कोई बात ही नहीं करता। स्कूल में कोई सिखाता ही नहीं, ये आप सब खुद ही गिड़ पढ़ के सीखते हो। ये कोई सिखा दे तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो इस बारे में। और ये सीखे जा सकते हैं, तभी तो थेरेपी वर्क्स, तभी तो साइकोलॉजी वर्क्स, तभी तो ये सब चीजें चलती है ना। और ये चीज आप 35 में जाके क्यों सीखो? क्यों ये चीजें बचपन से नहीं हम सीख सकते? हाँ, वही बोलो, ये सब आई थिंक पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं कब होगा, मुझे पता नहीं बाहर फॉरेन में कितना होता है या कितना, हम तो वही ऐसा होता है ना कि अच्छा उधर तो ऐसा होता है, मुझे सच में नहीं पता कितना होता है, पर ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है हर एक नॉर्मल स्कूल में भी शायद अगर 1 घंटा या आधा घंटा एक ऐसा कुछ लेक्चर हो कि अब हम इस महीने पूरा रिजेक्शन के बारे में ही बात करेंगे, ये स्पेशल मास्टर क्लास है, अगले महीने हम हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, अब हम हाउ टू बी वल्नरेबल के बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ होना लगता है कि स्कूल में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ तो वो सब होता ही है, वो वहाँ से आपको दूर रखना चाहते हैं कि आपको पता ही ना पड़ेगा रिजेक्शन क्या होता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, आप सिर्फ एक जगह पे थोड़ी जा रहे हो, आप तो कितनी जगह जा रहे हो ना रोज। आपका रिजेक्शन पहला होता ही स्कूल में ना, आपका फेलियर पहला होता ही स्कूल में। तो सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए वो सीखने वही की, तो डील बोला, तो करने एक के लिए। हल्का सा, चाहे एक आफ्टर स्कूल बना दो, पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल को उस नजरिए से देखते हो कि शायद आप बोले यार ये तो यही चीज सिखाते हो। एक्चुअली क्योंकि लाइफ में जो मैंने सीखा है कि नजरिया डिसाइड सो मच फॉर यू। सिचुएशन नहीं डिसाइड करती, लोग नहीं डिसाइड करते, इंसिडेंट नहीं डिसाइड करता, आपका नजरिया डिसाइड करता है, राइट? तो वो नजरिया सीखा जा सकता है, उस ट्रांसलेशन को बेटर किया जा सकता है, अपने इनर वर्ल्ड को समझा जा सकता है जहाँ से सारी प्रोसेसिंग हो रही है। और लोग ये बोलते हैं कि यार धोनी भी तो आया था ऐसे, मैं लगा यार 50 धोनी आ सकते थे अगर आप ये करते, तो बिना किए वो एक आया था। ऐसा एक ही इंसान निकलता है, क्योंकि वो फिर जो खुद के उसमें निकलता है, थोड़ा उसमें लक होती है, थोड़ा आपका हार्डवर्क होता है, सब मिलके वो फिर ऐसा होता है ना, कैप्टन प्लैनेट बनता है, वो वैसा वाला होता है। पर सबका ऐसा नहीं हो पाता ना। इतने लोगों को पर्सनली जानता हूँ मैं अपने स्कूल में जो इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, जो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है कि यार वो पता है और कुछ नहीं तो आईपीएल तो खेल ही लेता, इतना सही खेलता था। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि यार क्या गाता था यार वो, उसने कभी उसको एक ट्राई मिलता ना। Now internet has changed that a lot. Like people who can sing well, they have their own YouTube channels. People like us, we did not need a television to be a राजू श्रीवास्तव और जॉनी लीवर कि ठीक है हमारा जो छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। आज अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हो तो कोई भी कर सकता है। आज से 15-20 साल पहले ये ऑप्शन था ही नहीं। आप एक्टर हो, बनाओ खुद के स्केचेस। ये जो धीरे धीरे आपने देखा इंटरनेट और ये बड़ा पर्दा और ये धीरे धीरे मर्ज होके ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो दिस अमेजिंग। आई थिंक इंटरनेट हैज डन एटलीस्ट गिवन दैट वन सेंस ऑफ फ्रीडम कि अगर आप ऐसा नहीं मिडिल क्लास के लोग सपने नहीं देख सकते वाला Actually, there's something for everybody there on the internet. है ना? You have a lot of inspiration और बहुत सारे learning, इतने बढ़िया कोर्सेज हैं फ्री में, है ना? But there's also tons of distraction there. Yeah. So the choice comes to your hands. Now information ka shortage is no longer a problem. The problem is that you have so much of it that what do you choose and pick every moment is deciding what you're subconsciously building. Then it's about your discipline, your focus, what you want from life for yourself. It's in your hands now. At least वो चीज़ नहीं है। आप वो पैदा होके ये बोल के नहीं मर सकते कि मैं जिस घर में साला पैदा हुआ था वही गरीब था और ये था वो। अब एटलीस्ट वो नहीं है। अब आप आपके हाथ में, आप एफर्ट मारो, करो यार।
But इसके साथ do you think the pressure has come to you to find your passion? It's not a pressure. If you want to, if you don't, if your passion is a 9 to 5 job and you're earning well, doing well for yourself, go for it. ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कि सबको आर्टिस्ट ही बनना है ना? दुनिया भी तो चलाएगा कोई गेहूं नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? गाने से पेट थोड़ी भरता है. कोई तो किसी को तो किसान भी बनना पड़ेगा, किसी को खेती भी करनी पड़ेगी, किसी को डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, किसी को प्लेन भी उड़ाना पड़ेगा. तो ऐसा वो वाला रोमांटिसाइज नहीं है कि दोस्त आर्टिस्ट ही है बाकी सब तो बेकार है. No, of course. सबको एवरीबॉडी हैज अ पार्ट टू प्ले. तो अगर आपको बहुत मजा आता है उड़ने में तो आप पायलट बनो. आपको आपका क्या वो वाला सीन है ना, यू हैव टू फिगर आउट दैट. सो समटाइम्स पीपल टेक लॉन्गर टू फिगर इट आउट एंड समटाइम्स पीपल डोंट बॉदर टू फिगर आउट, व्हिच इज ओके. अगर उनको आपको अंदर से खा नहीं रही कोई चीज तो सही चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है. और अगर जब अंदर से आपको चीज खा रही हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? मतलब यू नो दैट व्हाट आई एम डूइंग करंटली इज व्हाट आई एम नॉट एंजॉयिंग एंड आई डोंट लाइक इट एंड आई हैव स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली डिसलाइकिंग इट एंड हेटिंग इट, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे पसंद क्या है. तो वो कैसे पता करें? हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन? अब धीरे धीरे कोशिश करो ना कि अच्छा मैं ये करके देखूं. आप खुद भी मत करो. आपको ऐसा लगता है आप एक सिंगिंग कॉन्सर्ट ट्राई करके देख लो, हिप हॉप ट्राई करके देख लो. आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप दूसरों को देख के देखोगे मेरे को देखने में भी क्या मज़ा आ रहा है, कि क्या मुझे लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखने में मज़ा आ रहा है. हाँ क्या मैं कमेंटेट अच्छा कर सकता हूँ, मैं कमेंट्री कर. इतने सारे ऑप्शंस हैं. आपको हल्का सा भी पता पड़े ना, इतना सा भी हिंट हो जाए कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो जब आपको अपने काम में मज़ा आएगा ऑफ कोर्स तब वो आपको काम कम लगेगा. एंड निशांत, ये तब कैसे करें जब हमारे पास बिल्कुल सेफ्टी नेट ना हो? मेरे पास कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं है, कोई इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं होता है ना, रात में जाके किसी से बात करना कि यार नहीं हो रहा यार, या ऐसे कैसे होगा. मैं दिल्ली में अकेला रहता था व्हेन आई स्टार्टेड स्टैंड अप. तो मेरी जो शिफ्ट थी, एक न्यूज़ नेटवर्क में काम करता था मैं, उसमें 2 घंटे का ब्रेक होता था शिफ्ट में. शाम को 2 घंटे का ब्रेक होता था जिसमें या तो लोग खाना खाते थे, सिगरेट पीते, जो भी अपना अपना करते थे. मैं लाइब्रेरी में जाके जोक्स लिखता था बैठ के. और फिर मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ख़त्म होती थी. मैं शिफ्ट खत्म करके वहीं से सीधा किसी ना किसी ओपन माइक में कॉमेडी का जो भी हो रहा था वहाँ जाता था, और जो शाम को जोक लिखे होते थे वो ट्राई करता था. फिर जो जोक्स चलते थे, नहीं चलते थे, जो भी होता था, नेक्स्ट डे फिर उनमें मैं उनको ट्वीक करता था, चेंजेस करता था. फिर अगेन आई विल डू द सेम थिंग. और हमारी शिफ्ट अलग अलग होती थी. एक शिफ्ट होती थी जो 9 बजे खत्म होती थी, एक रात के 1 बजे खत्म होती थी, एक दोपहर के 12 बजे खत्म होती थी. मॉर्निंग शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट थी. तो अकॉर्डिंगली आई वुड सी कि कहाँ कैसे करके मैं. तो मैंने कभी अब मेरे बॉस को नहीं बोला कि मेरे को छुट्टी दो क्योंकि मेरे को कॉमेडी करनी है, या मैं घर जाके किसको जोक सुनाऊँ. मैं अकेला ही रहता था तो हो गया. मतलब मेरे को पर इतना मज़ा इतना आता था जब पहली बार स्टेज पे गया और लोग हंसे. वो जो रश था ना, एड्रेनलिन रश जो पहली बार मिला था, उसमें इतनी खुशी थी कि आई वॉज रेडी टू वर्क 14 hours 16 hours a day फॉर दैट 5 minutes ऑफ स्पॉट ऑन स्टेज. क्योंकि उस टाइम 4-5 मिनट ही मिलते थे मैक्सिमम. वो 5 मिनट के लिए मैं पूरा हफ्ता एकदम दिल से काम करके कि यार मेरे को वो 5 मिनट में इस बार तो मैं ये कर दूंगा, ये करना है, वो करना है. तो फिर रियली पैशनेट अबाउट ना, अपने आप हो जाता है, चाहे कुछ भी हो अपने आप ही कर लोगे, किसी और की भी जरूरत नहीं है. इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग you'll go for it. So इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोई एक गॉडफादर या कोई एक ऐसा फादर फिगर होना चाहिए जो आपको डायरेक्ट करे या आपको थोड़ा सा सहारा दे? वो है तो बोनस है. इफ यू हैव दैट इन योर लाइफ यू आर, बट दैट कैन नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वही बोल रहा हूँ ना, वंस यू बिकम सो पैशनेट यू विल सरप्राइज योरसेल्फ. कि मैं आई हैड स्टेज फियर शोभा. मैं पूरे स्कूल में मेरे को इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इतना स्टेज फियर था, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया हूँ अपने पूरी लाइफ में. मैंने स्टेज पे ना पोएम बोली है. और अपने बर्थडे पे भी स्कूल नहीं जाते थे कि स्टेज पे खड़ा होना पड़ेगा? मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि एक बार कि मैं अपने बर्थडे पे, हमारे बर्थडे पे क्या होता था, आपको स्कूल ड्रेस में नहीं आना होता था. यू वुड कम इन योर सिविल. कौन से स्कूल से पढ़ाई की आपने? एयरफोर्स स्कूल जामनगर. अच्छा, मैं केवी जनकपुरी. हाँ तो केवी इज मोर और लेस सेम. हाँ सीबीएसई बोर्ड. वही इतनी बड़ी टी शर्ट जितनी मैंने आज पहनी है, इतनी बड़ी टी शर्ट पापा दिलाते थे क्योंकि वो 10 साल तक आप पहनोगे, फिर छोटा भाई पहनेगा, फिर छोटा बनेगा. हाँ पैंट भी नीचे अब तो ये फैशन बन गया. उस टाइम पे बड़ी शर्म आती थी और बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था. तो मुझे इतना स्टेज फियर था कि मेरे बर्थडे के दिन सिविल कपड़े पहन के मैं स्टेज पे गया था. ऐसा था जिसका बर्थडे असेंबली में सब स्टेज पे आएगा, पूरी असेंबली. और टॉफी भी बांटते थे क्या आपके स्कूल में? हाँ स्कूल में जाके आप एक बंदा ले लेते थे कि ये बंदा, यार 90s was the time. ही और शी विल अकम्पनी मी. एंटायर स्कूल एक बंदा आपके साथ घूमता था, हर एक में जाके टीचर्स को देख के आना. मैं स्टेज पे खड़ा हूँ सारे असेंबली में, एंड आई एम सो यूज्ड टू ऑफ बीइंग इन द ऑडियंस रादर देन बीइंग यू नो इन द लाइमलाइट. कि हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं और मैं साथ में मैं भी स्टेज पे
I started singing happy birthday. My principal ma'am came. She like, it's your birthday. You are not supposed to. I'm like, so embarrassing, so embarrassing. कि खुद के बर्थडे पे कौन ऐसे. And from there और to मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरे को लगा ये तो नॉर्मल बात है. And she came, oh he got so excited that he started clapping. he got so nervous that he started. She didn't know. She couldn't say ना politically correct. Of course. So she like, oh he got so excited. अंदर मुझे पता ना, मैं नर्वस, मेरी फटी पड़ी थी, हालत खराब थी मेरी. वहां से डेली स्टेज पे जाना, वर्ल्ड स्टेज पे जाना, वहां से आके रैंडम लोगों के सामने दुनिया के सबसे स्टेज बड़े पे जाना ऑडिटोरियम पे परफॉर्म करना और हंसाना. सो हमसे प्यार, घंटों तक हंसाना. प्यार इतना था मेरा कि मैंने बोला स्टेज फियर, दिस आई हैव टू डू दिस. सो What was the feeling when you first got onto the stage? Were you scared, nervous? I'm sure होगे. हाँ, और आज भी होते हो when you go to the stage? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं. ऑल्सो द मोमेंट द फर्स्ट लाफ्टर हिट्स यू, यू नो, you own the stage. Have you ever been blank on stage? कि सब उड़ गया दिमाग से? हाँ हुआ था एक बार, हुआ था. तो आई डोंट ड्रिंक एनी मोर, इट्स बिन व्हाट 5 years नाउ. पर पहले था तो कई लोग होते हैं जो पी के ही स्टेज पे जाते हैं. तो ऐसे ग्रीन रूम में बैठे थे. मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री में बिता दिए तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस बात को. तो मुझे किसी ने कहा कि बियर पी के आज बियर पी के स्टेज पे बियर पी के, तो मैं आई एम लाइक नो दिस डजंट वर्क फॉर मी. आई रियलाइज्ड I like to be in my 100% consciousness and sober when on stage. तो मुझे याद है आधा घंटा करना था और 18 मिनट में मेरे को ऐसा लगा हो गया मेरा. तो मेरे बाद जो होस्ट आना था, मैं थैंक यू बोल के निकला और होस्ट भाग के आया है. क्योंकि होस्ट का ऐसा होता है ना कि 25 मिनट के बाद स्टैंड बाय पे होते हैं. मैं हूँ वो इंसान मैं हूँ. हाँ. तो ये और जब ऐसा होता है ये स्टैंड अप लाइनअप था कॉमेडी क्लब में. सब चीजें होस्ट को संभालनी होती है उस टाइम पे. हाँ. क्योंकि आर्टिस्ट तो चला गया. तो मैं निकला और धक 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 भाग के होस्ट आया बेचारा कि so how was it and now moving on to the next and they're like what happened. I said I have no clue what happened. There was once मैं बोला भाई साहब मैं कभी पहले पी के मैं doesn't work. हाँ. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जाते हो एकदम ब्लैंक होते हो, लेकिन कोई ना कोई एक वर्ड, कोई ना कोई एक लाइन होती है जो आपको सारा वापस भी ले आती है स्टेज पे. हाँ. है ना, वो भी होता है मेरे साथ. वो भी बड़ा होता है कि स्टेज पे जाते हुए इतने नर्वस हो. एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं स्टेज पे गई, मैं यही भूल गई मैं किस इवेंट और किस क्लाइंट के लिए आई हूँ, उस इवेंट का क्या नाम है. देन मैं लुकिंग एट द स्क्रीन, वेलकम टू, पीछे देख के कि मतलब जस्ट शोइंग टू द ऑडियंस दैट देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली मैं खुद को रिमाइंड कर रही हूँ. So now you've been doing it for so long that you know the थोड़े ट्रिक्स यहाँ ट्रिक्स आपको पता है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो बोलते हैं आपको पता है कि अगर भूल जाओ तो यहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा, ये होगा, वो होगा. कि वो एक लाइन अगर आ गई ना तो आगे का मुझे सारा गाना आ जाएगा. आपको यही पता है कि आपको नहीं भी पता ना तो आप 5 मिनट बिना नाम के भी खींच लोगे. हाँ, एग्जैक्टली. आपको अब नाउ यू नो. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जो ब्लैंक आउट हुआ था, ये 2013-14 की बात है. तो You're still in Delhi at that point, no? Yeah. So we used to come to Bombay to perform. We used to come, take a sasta sa hotel and figure traveling to Lower Parel where the comedy club was and all of that. So this is long back, but now you know. Now you. So yeah. Fun, yeah. Nish, take me through your process of writing your scripts. I want to understand, break it down like in few parts for me so that I can understand how. So it starts with a thought. If I observe something when I'm traveling or watching something, whatever, a thought comes to my mind कि ये हो सकता है. So I'll sit with the thought and then phone में मुझे कुछ एक उस thought से related आसपास, जैसे आपने मकड़ी को देखा जाला बुनना शुरू करती है धीरे धीरे एक साइड से फिर धीरे धीरे जैसे thoughts को इकट्ठा किया फिर देना इवेंचुअली सिट एंड राइट कि उनको मैं फिर ऐसे ऊपर नीचे प्लेस करता हूँ पूरा टेट्रिस की तरह, ये यहाँ ऐसे धीरे धीरे. बट आई गो एंड ट्राई ऑन स्टेज ऑन द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मुझे थॉट आया है एंड आई एम श्योर दैट आई कैन ट्रांसलेट दिस. मैं स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ. तो इम्प्रॉम्प्टू एक दो जोक वहाँ से आ जाते हैं और ऑडियंस हंस देती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ एटलीस्ट इस थॉट में इस टॉपिक में दम है and it's worth to pursue and write more about it. Nish, tell me one thing, on an absolutely down and out day, जब ऐसा लग रहा है कि यार आज कुछ नहीं हो पा रहा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करते हो या एक रिमाइंडर आपके लिए आता है कि नहीं यार ठीक है कट जाएगा ये फेज है? Music. I think my go-to thing is music. I listen to a lot of music. तो कुछ उसमें ऐसे लिरिक्स होते हैं जिससे यू कनेक्ट एंड यू टेल योरसेल्फ हाँ यार ये मेरा पेप टॉक है. हाँ, हर तरह का गाना होता है जिसको आपको सुन के ऐसा लगता है.
ऑल्सो यू हैव सॉन्ग्स इन लाइफ विच आर पार्ट ऑफ अ मोमेंट्स यू हैव लिव्ड. The phases. आपका पहला ब्रेकअप में आपने जो गाना सुना होगा ना, अभी भी वो गाना बज जाएगा ना, आप 1 सेकंड में पहुंच जाओगे वहाँ. Correct. ऐसे ही बहुत सारे फेजेस हैं लाइफ के जो हर एक गानों से कनेक्टेड है. गानों की ये बहुत खूबसूरत बात है कि गाना सुनते ही आप 1 सेकंड में सीधा टाइम मशीन में बैठ के वहीं पहुंच जाते हो, उसी माहौल में, उसी इंसान के साथ, उसी सेटिंग में. तो ऐसे बहुत सारे पुराने गाने भी हैं और ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल गाने जो होते हैं वो भी सुन के बहुत ऐसा लगता है कि अच्छा ये भाग मिल्खा भाग का जैसा गाना है जिसमें हीरो भी इज डाउन एंड आउट एंड देन ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, वो सुन के अच्छा हाँ लगता है कि हाँ फिर तो. एंड वंस मेरा तो ऐसा है कि आई राइट ओल्ड स्कूल. आई डोंट यूज लैपटॉप. आई यूज High five. Same आई here. यूज अ पेन एंड कुछ अलग ही मजा आया वो पेन और पेपर वाली नोटपैड पे ही. बात का. तो एक बार वो लेके बैठता हूँ, हाथ चलना शुरू हो जाता है. तो ये भी बहुत सही है कि आई स्टॉप ओनली जब मेरा हाथ दुखना शुरू हो जाता है. ऐसा होता है ना 3-4 घंटे बाद हाथ, क्योंकि लिखने की उतनी आदत नहीं है, तो 3-4 घंटे बाद हाथ दुखने लगता है. देन आई लाइक कि ओके, देन वो इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया. तो मतलब कितने पेजेस लिखने के बाद एक सेट तैयार होता है? कितना रिजेक्शन है, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कितना डिपेंड करता डिस्कार्ड है, करते हो? सेट टू सेट डिपेंड करता है. किसी में वो इतना सही निकल आता है कि आपने 6 पेज लिखे, 6 में से 5 यूज हो गए पूरे. कहीं ऐसा आपने 20 पेज लिखे और उसमें से 3 पेज ही यूज कर पाए आप. पर उस टाइम मैं रुकता नहीं हूँ, बिकॉज उस टाइम आई एम लाइक व्हाटएवर इज कमिंग आई विल राइट. आई विल फिल्टर इट आउट लेटर. आई लेट पीपल सिलेक्ट. आई लेट देम चूज इंस्टेड ऑफ मी. मेरा बेसिक फिल्टर हो गया है कि यार ये तो मुझे ही फनी नहीं लग रहा. जो मुझे फनी लग रहा मैं आपको फनी कैसे लगाऊं? मैं ही कन्विंस नहीं हूँ उस पर. तो मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कर सकता. पर जो बाकी में मैं कन्विंस हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या आप कहीं में आप बहुत इजीली सोल्ड हो कि यार ये तो बहुत फनी है. फिर मुझे कहीं में ऐसा लगा कि नहीं, आपने सिर्फ गिगल किया. I'm like, okay, maybe let me rework on this. फिर आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऑडियंस में बड़ा लाफ आया. तो वो धीरे धीरे होता रहता है. So give me 3 tips for someone who wants to start comedy now or a career in comedy. क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी उसमें से टिप्स ले रही हूँ. 3 में नहीं, एक ही टिप है, स्टेज टाइम, और कुछ नहीं है. अगर इफ़ यू कैन मैनेज टू, बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ ओपन माइक्स मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव, यू कैन अफोर्ड टू गो ऑन स्टेज ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक. ऑलमोस्ट हर जगह. आज भी अगर हम अभी बॉम्बे में बैठे हैं तो नहीं तो कम से कम 10 जगह ओपन माइक और शोज हो रहे होंगे. दिल्ली में भी, बैंगलोर में भी, हैदराबाद में भी, छोटे मोटे शहरों में. पैसे खर्चे होते हैं ओपन माइक में जाने में? नहीं, परफॉर्म करके आओ ना आप. अच्छा. हाँ. So you have to pay money for that stage time? Some people have started this where they take money from performers, but mostly ऐसा नहीं होता. कई जगह ऐसा होता है कि इधर you have to get a bringer now. ये जैसे हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था. लकीली हमने कभी स्टेज पे जाने के पैसे कभी नहीं दिए. पहली बार जब सुना भी था तो थोड़ा अजीब सा लगा था, बट इफ दैट्स व्हाट इट टेक्स फॉर देम टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें भी अपना वेन्यू चलाना है, उन्हें भी रेंट भरना पड़ता है जो भी. पर आई एम सेइंग इन्वेस्ट, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो अगर आप पैसे देके जा रहे हो तो आप और एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे कि मेरे को स्टेज पे जाने के 200 रुपये देने पड़ रहे हैं आज, तो मैं साला एटलीस्ट 4 जोक तो आज वहाँ पे हंसा के आऊँ लोगों को. तो गो ऑन स्टेज as much as possible. Basically repetition. It boils down to yeah, that. just practice, not even just practice. ये ऐसा है कि जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर, all these players very natural batters. They were really good at it. They were born with it, ऐसा बोलते हैं. But राहुल द्रविड़ is by the book. कि मैं 1000 बार करके मैं परफेक्ट करूंगा अपनी स्ट्रेट ड्राइव. I'll become the wall of Indian team. मैं अपना विकेट नहीं दूंगा. उसने कर करके so you are born a great batsman, but you can also become one. Same way, you're not naturally funny, you can become. I've seen people, there were people who I was like यार ये comedy छोड़ क्यों नहीं देता. And after 4-5 years I'm like, dude, I'm a fan, I love your work, क्या funny है तो. So I've seen people go from like literally, तो वही है, go on stage. और दूसरी जो मैंने पहले बोला था, दूसरों की मत सुनो. ऑडियंस हंस रही है, लॉट ऑफ पीपल, ये होता है स्पेशली द न्यू पीपल. बट निश टेल मी वन थिंग, कभी कभी वो ना हंसना ऑडियंस का, या ऑडियंस जो आपको कह रही है, वो फीडबैक भी तो हो सकता है ना. हाँ वही है फीडबैक. बस मैं वही बोल रहा हूँ कि फीडबैक तो उसको कैसे ना सुने? सिर्फ ऑडियंस से लो, मैं बोल रहा हूँ. अच्छा, okay. दूसरों से मत लो, क्योंकि बहुत होता है कि आपने परफॉर्म किया, ऑडियंस बहुत हंसी है, आपने मुझसे आके पूछा आपको कैसा लगा, मतलब यार तेरा ये जो ठीक ही था, और मतलब नया क्या है यार, ये क्या है, मतलब ये तो वही, मुझे इम्प्रेस मत करो. ऑडियंस हंसी आपका अच्छा गया है ना. तो ये सुन के चेंज मत करो. डोंट चेंज योर सेल्फ बी समबडी एल्स, बिकॉज यू मे बी यू फाउंड योर वॉइस, यही है आपकी. अब मेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप सोचो कि मैं भाई साहब अगली बार ऐसा ज्ञान पेल के जाऊंगा ना
कि ये बाकी के 5 कॉमेडियन जो बैठे हैं ग्रीन रूम में ये खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, वो नहीं शो देखने आएंगे, वो टिकट नहीं खरीद रहे, वो फिर से मतलब जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। दैट्स द बात, वहीं शुरू होती है फॉर एवरी आर्टिस्ट कि जनता जनार्दन। हाँ, निशांत, यू शेयर्ड सम रियली ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स फ्रॉम योर लाइफ। कितनी बढ़िया बातें करी हमने और कितनी इंसाइटफुल बातें कर ली यार हमने। बहुत मजा आया आपसे बात करके। जाते जाते आया है वन क्वेश्चन फॉर यू, जो मैं हर किसी से पूछती हूँ अब, क्योंकि मैं ना इस क्वेश्चन के आंसर की लाइब्रेरी बना रही हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मकसद है कि हम लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं सक्सेस की डेफिनेशन को लेकर, क्योंकि उसको जो मापने के पैरामीटर्स है ना, वो सबके लिए अलग अलग है। और कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ल्ड व्यू से चलें, पेरेंट्स के व्यू से चलें, अपने व्यू से चलें, कहाँ से चलें। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, अभी तक रिलीज़ नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूँ क्या है मेरे लिए। क्योंकि सक्सेस तो का कोई वही नहीं है। सक्सेस तो फिर अंबानी तक भी जा सकते हो ना। मतलब अब आपने बढ़िया घर खरीद लिया, कोठी खरीद ली, पर यार मैं अंबानी तो नहीं हूँ, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो? तो मेरा ऐसा है कि दोस्तों, अगर आपको बाथरूम में बाल्टी और मग में नहीं नहाना पड़ रहा, शावर से पानी आ रहा है, और अब जितना टेम्परेचर चाह रहे हो उतना ही आ रहा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ये आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। अगर ये हो रहा है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर सॉर्टेड हो। क्योंकि मैं बहुत सालों रॉड से गर्म पानी करके दिल्ली की ठंडियों में नहाया हूँ, तो मुझे पता है। बचपन की याद दिला दी, वो लोहे की बाल्टी में लोहे का रॉड है कि भाई साहब गर्म पानी से नहा भी सकते हो और जान भी जा सकती है, कभी-कभी उसमें करंट भी जान भी जा सकती है। तो सक्सेस का कोई वो नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट ना। वो बोलते हैं ना कि जैसे पॉजिटिव वे में बोलते हैं दैट स्काई इज द लिमिट, सेम वे। सो वंस आई थिंक यू आर कंटेंट। तो मेरे को हमेशा ये आता है कि यार अगर गर्म पानी आ रहा है जैसा तुम्हें चाहिए, वो आ रहा है शावर में और बाल्टी में नहीं नहाना पड़ रहा, मग से ले लेके ऐसे, ये सॉर्टेड। क्या डेफिनेशन है सक्सेस की? मैं वीडियो बना रखा, मैं करूँगा नहीं। ये सबसे ज्यादा अनोखी और अटपटी सक्सेस की डेफिनेशन है जो मैंने सुनी है। कोई ऐसा नहीं कि तुम ये 7 सीरीज चला रहे हो और है ना हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो तो ही सक्सेसफुल हो यार, उससे ऐसा नहीं है। बट द पीस अ लॉन्ग शावर कैन गिव यू, आई मीन इट्स इनकम्पेरेबल ना। उसका मतलब कोई दूसरा वो नहीं है, क्योंकि अगर नहीं तुम्हारा वो बेसिक अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे लाइफ में कुछ तो सही नहीं चल रहा। अगर तुम ये तो बहुत नॉर्मल है। जैसे हमें छोटे छोटे तरीके हैं पीस क्रिएट करने के अपने लिए, है ना। हमें लग्जरी लगता है, पर बाहर तो नॉर्मल है ये सब ना। तो यहाँ इंडिया के हिसाब से अगर ये सब इतना तुम कर पा रहे हो तो हमारी लाइफ सही चल रही है। उसको ज्यादा क्वेश्चन मत करो। ये मैंने तो अपने हिसाब से देखा, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे या जो भी नहीं थे, मैं बहुत ऐसे नहाने में ना ऐसा लगता, नहाते टाइम रियलाइज होता था मुझे हमेशा कि ना भाई साहब कुछ कर लाइफ के साथ अपने, ये सही नहीं चल रहा है। हमेशा नहाते टाइम रियलाइज, जब ठंडी लग रही होती तो दिल्ली में तो लोग नहाते भी बहुत कम है, एक्सक्लूडिंग नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा जो मैंने आपको न्यूज़ चैनल का बताया, मॉर्निंग शिफ्ट का मॉर्निंग बुलेटिन वुड स्टार्ट एट 6 AM, द रिपोर्टिंग टाइम वाज 5, you had to at least wake up by 3:30 or something. Delhi winters, I've never missed taking bath even once. मुझे याद है पूरे क्रू में 1 या 2 लोग थे जो नहा के आते थे, जिनमें से एक तो मैं। So that means आपको इतने सारे रिमाइंडर रोज मिलते थे कि निशांत कुछ कर ले अपनी लाइफ के साथ। वो इधर तो मिलते थे, ऑफिस जाके बॉस अलग से रिमाइंडर सुबह 3 बजे से रिमाइंडर लगाना शुरू, शाम के 5 बजे तक। सही, ये भी है। सी इफ यू हैव अ वेरी गुड बॉस देन यू माइट नॉट आल्सो इवॉल्व इन लाइफ। प्रोज एंड कॉन्स। आपका अगर बॉस जल्लाद है, आप इतना जोर से काम करोगे ना वहां से निकल के अपनी लाइफ सॉर्ट करने में, मुझे नहीं लगता कि मेरा जैसी मेरी बॉस थी, अगर वो वैसी होती, अगर वो आज अभी देख रही होगी ये, वो तो देखे, उसको तो पता ही है। मैं बोल रहा हूँ अगर वैसी नहीं होती तो मुझे शायद, मैं ये इतने हाथ पैर शायद नहीं मारता। वाह, ये भी एक नया तरीका है ग्रैटिट्यूड फील करने का अपने उस तरह के दिनों के लिए भी। क्या? हाँ। So thank you so much once again, Nishant, for coming on the show. Genuinely thank you so much for having me over. क्योंकि जनरली सिर्फ कॉमेडियन है तो हंसाने का काम है, तो वही करते ज़्यादातर, पर आपने बुला के ऐसे बात की, अंदर की बात जो बाहर निकली, और वो सब जनरली ऐसे नहीं करते इतना, तो बट थैंक यू। लेकिन आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरी रिक्वेस्ट को सच्ची ऑनर किया। थैंक यू सो मच निशांत, रियली 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 मींस अ लॉट। थैंक यू। लाइकवाइज। दोस्तों एक YouTube चैनल है, मुझे बहुत पसंद है, और नाम आपको एक बार में याद रह जाएगा, इतना छोटा सा नाम है, द जर्नी विद इन विद शोभा राणा, इतना नाम है। बाय शोभा राणा। द जर्नी विद इन बाय शोभा राणा, नॉट विद, बाय। तो इस पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। यहीं बैठी है वो, इसलिए बुलवा रही, बोलना पड़ रहा है मुझे, नहीं पर पसंद भी है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं देखता हूँ और मैंने पॉडकास्ट पहले भी देखे हुए हैं और ये जब आएगा ये भी देखूंगा और आगे भी देखता रहूँगा। तो आप भी देखो, है ना, आपको दूसरा साइड देखने को मिलेगा लोगों का, जो आपने देख रखा अभी तक एक इतने से फ्रेम में देखा, उनका ये वाला एंगल मिलेगा आपको, तो इसलिए देखना। Thank you so much, Nish, for coming over. लाइकवाइज।